मेरे मन का कार्यक्रम में श्रोताओं, आजकल हम बातचीत कर रहे हैं वर्तिका नंदा से। और वर्तिका जी ने जेलों को लेकर जो काम किया है, तिनका तिनका की पूरी श्रृंखला है और उसके बहुत सारे आयाम हैं। वर्तिका, आपके जो तिनका तिनका तिहाड़ है उसकी तो मैंने सुना है कि कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो रहा है, कुछ में हो चुका है, कुछ में होना है, लेकिन दास्तां का भी आपने अनुवाद शायद करवाया है या किसी ने किया है? जी, ये फिर मैं एक अलग प्रयोग यहाँ पर करना चाहती थी। हाँ। मैंने इस बार सोचा कि तिहाड़ की किताब अलग अलग लोगों ने अनुवाद की। वो बाहर के लोग थे? बाहर के लोग थे। हाँ। और एक दिन एक बड़ी रोचक घटना हुई कि स्काइप पर इटली से एक लड़की ने मुझे संपर्क किया। उसने मुझे कहा मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही, लेकिन वो वाकई 6 महीने बाद मुझे मिलने आई। उसके पास एक कॉपी थी, उसने हिंदी में कुछ नोट्स लिखे थे। मैं बहुत हैरान हुई कि हिंदी में कैसे। तो उसने मुझे बताया कि जो उसके परदादा थे वो हिंदुस्तानी थे। अच्छा। और उसके घर में थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ी जाती है। उसने हिंदी सीखी थी और उसने इटालियन में तिनका तिनका तिहाड़ का अनुवाद किया था। उसके बाद तिनका तिनका दास्तां जब हिंदी में पूरी हो गई तो मैंने सोचा मैं जेल के अंदर ही पूछूं कि क्या पता कोई इसका अनुवाद करना चाहे। मैंने बंदियों से पूछा और फिर मैंने पूछा डॉक्टर नुपुर तलवार से। मैंने कहा कि आप क्या इसका अनुवाद करेंगी? वो हिचक रही थी, लेकिन मुझे हिचक नहीं थी। मैंने उन्हें कहा जो भी हुआ हो आप इसे अनुवाद करिए। अच्छा। और मैं चाहूंगी कि आपका नाम किताब के कवर पर आए। इस बात पर उन्हें और भी हिचक थी। हाँ। आपको मैं ये भी बता दूं, ये जब किताब छपने जा रही थी मुझे कई लोगों ने टोका कि वर्तिका तुम अपने नाम के साथ एक बंदी का नाम छाप दोगी। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ब्रांड छोटा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा ब्रांड भी क्या जो किसी बंदी का नाम साथ में करने से छोटा हो जाए। क्या यही मेरा ब्रांड है? अगर मैं जिन लोगों के लिए काम करती हूँ उनके साथ में खड़े नहीं हो सकती तो फिर सच्चाई कहाँ है? इसलिए तिनका तिनका दास्तां के अंग्रेजी किताब के कवर में डॉक्टर नुपुर तलवार का नाम है। उन्होंने और उनके पति ने दोनों ने मिलकर जेल में इस किताब का अनुवाद किया। और उसके अलावा कुछ और लोगों ने जो मदद की उनका नाम भी मैंने किताब में दिया, लेकिन नुपुर तलवार का बहुत बड़ी भूमिका रही। और आने वाले समय में भी मेरी कई किताबें जेल के अंदर से ही अनुदित होंगी। एक जो बार बार सवाल ये उठता है वर्तिका की, जो समाज की भूमिका है इसमें, क्योंकि देखिए जो जेल में लोग हैं एक उनकी बात है, जेल से छूटकर जब समाज में आते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने ये खड़ी होती है उन भूतपूर्व कैदियों की, कि वो समाज में अपने आप को किस तरह से पुनर्स्थापित करें, एक सामान्य जिंदगी किस तरह से जिएं। और इस मामले में मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि जो माहौल या समाज में जिस तरह का वातावरण दिखता है, लोग जिन नज़रों से देखते हैं उनको, वो थोड़ी सी तकलीफ देती है वो चीज़ें। इसमें मीडिया की भूमिका के बारे में ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे, चूँकि देखिए आप प्रसार भारती के तमाम ऐसी कमेटीज़ में जुड़ी हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी और तमाम चैनलों के साथ आप लगातार इन माध्यमों में आप काम भी कर रही हैं और इनके बारे में पढ़ा भी रही हैं, शिक्षक भी हैं आप। तो इस मीडिया की भूमिका को लेकर और उस बदलाव को लेकर थोड़ी चर्चा आपसे ज़रूर करेंगे। असल में एक गलतफहमी सी हो जाती है कि जब हम मीडिया का काम करें तो हम दिमाग से करें और मन एक तरफ रहे। असल में ये अर्धनारीश्वर वाली बात है। मन भी साथ हो, तन भी साथ हो। हम दिमाग से भी बात करें लेकिन हमारा मन कहीं संवेदना शून्य ना हो जाए। कुछ चीजें कहनी जरूरी हैं, कुछ चीजें बिना कहीं भी चली सकती हैं। खास तौर पे अपराध की रिपोर्टिंग करते हुए मीडिया ट्रायल पिछले कई सालों में बहुत उस पर चर्चा हुई जी। अपनी तरह से मानवाधिकार आयोग ने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन हम यहाँ जाकर चूक गए कि जिन अपराधों की रिपोर्टिंग गलत तरीके से हुई उसकी वजह से लोगों की जिंदगियां कितनी बुरी तरह से बिगड़ गईं। तो ये एक जरूरी चीज है। दूसरा ये कि जब हम अध्यापन करते हैं वहां पर भी मीडिया लॉ एंड एथिक्स जैसे पेपर को पढ़ाते हुए हम साथ साथ इन बहुत मॉरल चीजों पर, मॉरल वैल्यूज पर भी ध्यान दें, क्योंकि एक गलत स्टोरी या एक जल्दबाजी में की हुई स्टोरी किसी के जीवन को पूरी जिंदगी के लिए बिगाड़ सकती है, उसके लय और संगीत को बिगाड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जरूरी है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, हालांकि हम अभी भी सेल्फ रेगुलेटरी मोड पर चल रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ एक ऐसी स्टोरीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जहां जल्दबाजी से मीडिया चूक गया है। अगर हम वो कर लेंगे तो काफी स्थितियां सुधर सकती हैं। तो इस बारे में खैर चूंकि शुरुआत जिस ढंग से आपने की और बहुत कुछ आप कर रही हैं, मुझे लगता है और भी लोग इससे जुड़ेंगे या धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव अगर महसूस होगा तो एक सामान्य सी स्थिति है। जो दीवार बीच में खड़ी है, जिसे आपने अच्छे कलर या रंग देने की कोशिश तो की है, लेकिन बेहतर हो कि वो दीवार जो समाज और उन बंदियों के बीच में वो गिर जाए तो बेहतर है। आइए इस मोड पर एक गीत अपने श्रोताओं को हम सुनवाते हैं और फिर पहुंचते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, क्योंकि ये पूरी यात्रा आपके साथ जो बातचीत की रही है, बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर से उद्वेलित भी करने वाली है, बहुत कुछ ऐसा है जो प्रेरित करने वाली है, उम्मीद बंधाती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है।
आइए इस गीत को सुनते हैं। और वाकई बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और उस गीत के साथ बहुत सारी स्मृतियाँ कहीं ना कहीं जाग उठती हैं, उनको भी महसूस करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वर्तिका, हम जेल में जब जाते हैं, जाते ही एक चीज़, और जाहिर सी बात है कि एक जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत सारी उम्मीदें और भावनाएं बहुत कुछ साकार और आकार लेती दिखती हैं,
जहाँ मिलने का कमरा होता है, घर के लोग आते हैं, दोस्त मित्र आते हैं, बच्चे, वाइफ या जो भी पति, उस कमरे की कुछ अलग अलग सी तस्वीरें बनती हैं। तिहाड़ में तो खैर जैसे कि आप जानती हैं कि वहाँ शीशा लगा होता है और उसके दोनों तरफ माइक्रोफोन होते हैं, उससे बातचीत करते हैं, लेकिन आम जेलों में उस तरह का नहीं है। वहाँ का दृश्य आपने बहुत बार देखा होगा, वहाँ किस तरह की आपको चीजें जो एकदम दिल में उतरती हैं या छूती हैं आपको? बिल्कुल, सूखे हुए रिश्तों के बीच एक उम्मीद रहती है। कई लोग ऐसे हैं जिनके जेल में आने के बाद उनके परिवार से कभी कोई मिलने नहीं आता, कभी भी नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मिलने वाले 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की यात्रा तय करके आते हैं कि उन्हें किसी अपने से मिलना है। तो रिश्तों को बहुत हद तक तय कर देती हैं जेलें। रिश्तों की जो सच्चापन है वो भी जेलें तय कर देती हैं। एक हिस्सा मैंने इस पर लिखा है। वहां पर जाला है जेल में और जाले के आर पार लोग हैं। उस बिंब को मैंने उतारा है अपने शब्दों में। ये तिनका तिनका डासना का हिस्सा है। अच्छा। भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत बेचैनी, बहुत उदासी। पलों की कीमत है यहाँ। जो इस पार है वे अंदर जाकर अपनों से मिलना चाहते हैं। जो अंदर है उन्हें भी इंतजार है उस अपने से मिलने का जो बाहर है। बाहर रिश्तों से वे लोग आए हैं जिनके लिए रिश्तों के आज भी मायने हैं। ये रिश्ते खून के हों जरूरी नहीं, ये उनकी बाट जोने आए हैं जिनसे दिल के तार कभी जुड़े थे। रिश्ते होते क्या हैं इसके मायने यहाँ दिखते हैं। लोहे के इस जाले से दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को छू नहीं सकते। सिर्फ एक उंगली भर की जगह है यहाँ पर। लोहे के पार से एक हाथ उस दूसरे बेबस के हाथ को छूना चाहता है, उसे भरोसा, हिम्मत, दिलासा देना चाहता है, उसके पोरों में छुपे हुए आंसुओं को हाथ में लेकर सोख लेना चाहता है। लोहा इस बेबसी को देखता है, लोहा पिघलना चाहता है, पर नियम नहीं, नियम सरकार ने बनाए हैं और सख्ती की बात जैसे लोहे पर उड़ेल दी गई है। क्या करे लोहा? लोहे के पास जुबान नहीं है, नियमों के पास धड़कन नहीं है, बीच का पुल कभी बना नहीं। आपको उम्मीद है लोहा पिघलेगा? बिल्कुल उम्मीद है। मैं लोहे को पिघलते हुए देख रही हूँ। मैं पुल को बनते हुए देख और रही उस पिघलने की वजह भी बन रही है। शायद छोटी सी। मेरे पास कोई बड़े संसाधन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बड़ी हिम्मत है जी। मेरे पास कोई बहुत बड़ी रोशनी नहीं है, लेकिन मेरे पास छोटे छोटे से दिए हैं। मेरे पास कोई बहुत बड़ा एवरेस्ट नहीं है, मेरे पास छोटे छोटे से तिनके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिंदगी बदलेगी। मैं तिनका तिनका के जरिए अपने आप को उस पुल के तौर पर देखती। मेरे जीवन का मकसद इस जेल से लेकर बाहर की दुनिया तक एक लंबी सड़क को बना देना है। दिल तो छोटा सा है पर उसकी आशाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोई गीत सुनवाना चाहेंगे आप? यही दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मेरा भी छोटा सा दिल, बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं और उस सब के बीच में कुछ तिनके हैं। आइए सुनते हैं। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। ये है छोटा सा,
मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलूं ये अरमान, जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनका परिणाम कई बार बहुत सुखद और बहुत अच्छा होता है। जिस तरह से आप जो अवार्ड देती हैं तिनका तिनका फाउंडेशन की तरफ से, उस अवार्ड का आप जैसे बता रही थी कि कैसे कैसे लोगों को प्रेरणा मिली है या कैसे कैसे उनको एक नया आसमान मिला है। सूरत के जिस साथी की बात आप बता रही थी, क्या उनके साथ क्या हुआ? ये बंदी कई सालों से जेल में है। ये अच्छा। असल में पत्रकार था, इलस्ट्रेटर भी हैं, ये कार्टूनिस्ट हैं, लेखक हैं। इनको तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स के लिए चुना गया। एक बहुत खूबसूरत इन्होंने कविता लिखकर मुझे भेजी थी, बहुत प्यारी कविता थी आजादी पर। और उस कविता पर जब पुरस्कार मिला तो वहाँ कई अखबारों में छपा होगा और किसी ने गूगल सर्च करके लंदन में पढ़ा। अच्छा। और उसके बाद एक पब्लिशर ने संपर्क किया और अब इस बंदी की किताब लंदन से छपकर आने वाली है। अपनी तमाम किताबों को अगर मैं एक तरफ रख दूं तो इस किताब के आने की सूचना ने जो मुझे सुख दिया वो मैं समझा नहीं सकती, कह नहीं सकती। इसी तरह अभी जब मैंने तिनका तिनका वेबसाइट को शुरू किया, जिसे कि मिनिस्टर ऑफ होम श्री किरण रिजिजू जी ने रिलीज किया था पिछले साल, ये अपनी तरह की पहली वेबसाइट बनी है जो कि देश भर की जेलों को जोड़ना चाहती है। अच्छा। अभी मैंने प्रयास छोटे स्तर पर ही शुरू किया और इसमें मैं जेलों की छोटी छोटी खबर, छोटे छोटे बातों को, उनकी खुशियों को बांट रही हूँ। जो सकारात्मक खबरें हैं वो सब एक दूसरे के सकारात्मक, साथ साझा कर बस पाएं। दिल को दिल से जोड़ने की बात, हाँ। एक पुल बनाने की बात। और मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अगर थोड़ी भी मदद करे, कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया की किसी भी जेल में है तो मैं उसका डेटा भी इसमें डालना चाहती हूँ। इसी तरह अगर मानवाधिकार आयोग चाहे या फिर एनसीआर भी चाहे तो मैं उन सब के लिए इसके जरिए खिड़की खोल देना चाहती हूँ। देश भर का हर बंदी जो जेल के अंदर है और देश के तमाम लोग जो अपनी अपनी जेलों में अलग अलग तरह से बंद हैं, हम लोग भी अपनी अपनी जेलों में बंद हैं क्योंकि हमें लगता है हमें इससे आगे नहीं जाना। उन सब के लिए मैं चाहती हूँ कि ये एक रास्ता बन जाए और मैं सोचती हूँ कि ऐसा शायद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो आपने सोचा वो हुआ है, आपने किया है उसको सच साबित। तो इसलिए हमें उम्मीद है भी ज़रूर होगा वर्तिका, और हम सब की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे श्रोता जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को, इस बातचीत को सुना है, उनके मन में भी ये ज़रूर भावनाएं होंगी जो आप तक पहुंचेंगी कि आपकी ये उम्मीद और आपका सपना और आपका संकल्प जो है वो साकार ज़रूर होगा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे, क्योंकि श्रोता वर्तिका नंदा जी से एक लंबी बातचीत हमने की है तिनका तिनका की श्रृंखला के अंतर्गत और उनकी पूरी जर्नी के बारे में। लेकिन चलते चलते अगर मैं ये जानने की उत्सुकता बहुत रहती है कि आप पत्रकार भी हैं, आप शिक्षक भी हैं, लेखिका भी हैं, एक्टिविस्ट या सुधारक या जेल सुधारक, जो भी रूप, जिस रूप में भी कहें,
आप अपने आप को किस रूप में देखती हैं? कौन सा ऐसा एक नाम या ऐसा टाइटल है जिसमें आप देखती हैं? मैं अपने आप को एक आध्यात्मिक यात्री के तौर पर पाती हूँ। इन सब में वो चीजें आपको मिलती हैं सब में। और इन सब से वो जरिया बनता है। बिल्कुल, मुझे हर रोज ये लगता है कि मैं इस यात्रा के जरिए मैंने एक बड़ी जो चीज महसूस की, जब कोई भी क्षण में कुछ भी आपको अप्रिय लगे और वो थोड़े दिनों में प्रिय होने लगे, तो इसका मतलब आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। क्या बात। और मैं इस बदलाव को होते हुए देखती हूँ। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं जेल ही क्यों? जेल ही मेरे लिए जरूरी था क्योंकि मुझे एक चट्टान पर चढ़ना था और मुझे उस चट्टान को अपनी एक छोटी सी हथौड़ी के साथ तोड़ते हुए एक पुल बना देना था। क्या बात। इस आध्यात्मिक यात्रा ने मुझे भी बदल दिया, एक इंसान के तौर पर इंसान को देखने के भाव को बदल दिया। और मुझे ये भी उसने सिखा दिया कि असल में हम अपने कर्मों से ही जो कर पाते हैं वो करते हैं। तो एक शिवा की शक्ति और एक बुद्ध का जो ज्ञान है, उस सब को जोड़कर जो तिनका बना है, वो तिनका अपने आप में एक लॉ है। वही लॉ मुझे जीवित रख रही है। बहुत खूबसूरत। चलिए, इसी उम्मीद और इन्हीं बातों के साथ आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार। और चलते चलते गीत के साथ हम श्रोताओं को भी छोड़े जाते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत और ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया।
जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही